शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड सुजाई एक दुकान से कुछ सामान खरीद कर बाहर निकलती है। तभी सामने से एक लड़का आता है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेल लीड लू रंग होता है। सुजाई उसके बारे में कुछ कह ही रही होती है कि वो ठीक उसके पास आकर रुक जाता है, जिससे सुजाई एकदम सन्न रह जाती है। लू रंग भी दुकान से अपना सामान लेकर बाहर निकलता है और सुजाई पर एक सरसरी नजर डालकर आगे बढ़ जाता है। अगली सुबह सुजाई का स्कूल का पहला दिन होता है और वो तैयार होकर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ लू रंग भी स्कूल के लिए तैयार होता है, लेकिन सबसे पहले वो अपने कुत्ते से मिलने जाता है। उधर सुजाई अपनी दोस्त जियांग के साथ साइकिल पर स्कूल के लिए रवाना होती है। लू रंग बस स्टॉप पर पहुंचता है, लेकिन देर होने की वजह से उसकी बस छूट जाती है। ठीक उसी समय सुजाई अपनी दोस्त के साथ लू रंग के पास से गुजरती है और रास्ते में उसका वॉलेट गिर जाता है। लू रंग उसे उठा लेता है। सुजाई और जियांग स्कूल पहुंचती है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही कुछ सीनियर छात्र लेट आने वालों के नाम नोट कर रहे होते हैं। दोनों लड़कियों के नाम लिस्ट में लिख लिए जाते हैं। तभी गुरन नाम का एक लड़का वहाँ आता है और सीनियर उसे पकड़कर उसका नाम पूछते हैं। जब वो नाम बताने से मना करता है तो वह उसकी किताब लेकर उसमें से नाम पढ़ लेते हैं, लेकिन वो नाम उसका नहीं बल्कि लू रंग का होता है। गुरन पूरी कोशिश करता है कि वो उन्हें समझा सके, लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनते और खुद ही उसकी क्लास का नाम भी लिख लेते हैं। नाम सुनकर जियांग सुजाई से कहती है, ये वही मशहूर लड़का है जिसके बारे में मैं रास्ते में तुमसे बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद सुजाई अपनी क्लास में जाती है और टीचर के कहने पर अपना इंट्रोडक्शन देती है। इसी दौरान पता चलता है कि सुजाई ने एंट्रेंस एग्जाम में पूरे नंबर हासिल किए हैं, जिसे सुनकर कई लड़के हैरान रह जाते हैं। तभी जियांग टीचर से पूछती है कि लू रंग अभी तक क्लास में क्यों नहीं आया। टीचर जवाब देते हैं कि वो इस क्लास में नहीं बल्कि क्लास 1 में है। इसके बाद सीन क्लास 1 का दिखाया जाता है, जहाँ लू रंग पहुँचता है और गुरन उसका इंतजार कर रहा होता है। गुरन उससे पूछता है, क्या उन्होंने तुम्हारा नाम लिस्ट में लिखा? लू रंग जवाब देता है, फिक्र मत करो, मेरा नाम नहीं लिखा गया। ये सुनकर गुरन को राहत मिलती है कि एक जैसे दो नाम नहीं पुकारे जाएंगे, क्योंकि उसकी जगह उसका नाम लिखा जा चुका था। फिर लू रंग को अचानक याद आता है कि उसे एक खोया हुआ वॉलेट वापस करना है और वो वहाँ से चला जाता है। उधर अपनी क्लास में सुजाई को स्कूल की यूनिफॉर्म के पैसे देने होते हैं और वो अपने बैग में वॉलेट ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। उसकी सभी सहेलियां उसे ढूंढने में मदद करने लगती हैं। सुजाई बुदबुदाती है, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं गिरा दिया है। जियांग कहती है, इसका मतलब अगर किसी को मिला होगा तो अनाउंसमेंट हो जाएगी। तुम्हारा आईडी कार्ड उसी में है ना? सुजाई कंफर्म करती है, हाँ, लेकिन वो मेरा स्टूडेंट आईडी कार्ड है। जियांग उसे दिलासा देती है, तो फिर बढ़िया है, देखना तुम्हारा वॉलेट मिल जाएगा। लेकिन सुजाई को अचानक ख्याल आता है, रुको, उस पर मेरा नाम नहीं है, कोई दूसरा नाम लिखा है। इस बीच लू रंग वॉलेट जमा करने आता है। वो अंदर रखे आईडी कार्ड पर लिखा अजीब सा नाम जोर से पढ़ता है और फिर वही नाम स्कूल के पीए सिस्टम पर अनाउंस कर दिया जाता है। बाकी छात्र खुलेआम उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि नाम कितना अजीब है और न जाने किसका हो। ये कमेंट सुनकर सुजाई चुपचाप खिसकने की कोशिश करती है और कहती है, मुझे याद आया, मेरा कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। उसकी दोस्त तुरंत समझ जाती है कि वो वॉलेट पक्का सुजाई का ही होगा और दोनों लड़कियां उसे वापस पाने के लिए दौड़ पड़ती हैं। जब उन्हें वॉलेट वापस मिल जाता है तो उन्हें पता चलता है कि इसे किसने जमा कराया था, स्कूल के वो दो मशहूर लड़के। ये सुनते ही जियांग सुजाई को खींचकर ले जाती है। वे दोनों एक जगह खड़े होकर लू रंग और गुरन का इंतजार करने लगती है। जैसे ही दोनों लड़के पास आते हैं, जियांग ऊपर से ही उन्हें आवाज देने लगती है। जब सुजाई ऊपर देखती है और पहचानती है कि उनमें से एक वही लड़का है जिसे उसने दुकान पर देखा था, तो वो झट से छिप जाती है। बाद में वो जियांग से पूछती है, क्या वही था वो? तो उसका नाम गुरन है। जियांग हैरानी से पूछती है, रुको, तुम उसे कैसे जानती हो? सुजाई बताती है, मैंने उसे पहली बार दुकान पर देखा था। बाद में क्लास में टीचर अनाउंस करते हैं कि छात्रों को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए बाहर ले जाया जाएगा और सबको सुबह जल्दी आने को कहा जाता है। सुजाई ये सोचकर खुशी से फूली नहीं समाती कि इससे उसे उस लड़के गू को देखने का एक और मौका मिल जाएगा। जाहिर है वो असल में लू रंग के बारे में सोच रही है, जिसका असली नाम उसे अभी तक नहीं पता। अगला दिन आता है और सभी छात्र जाने के लिए इकट्ठा होते हैं। टीचर अनाउंस करते हैं कि 2 छात्रों को क्लास 1 की बस में जाना होगा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आना चाहता। सुजाई मन ही मन सोचती है, गुरन उसी बस में होगा, अगर मैं वहाँ गई तो शायद वो मुझे अपने साथ बैठने दे। यही सपना देखते हुए वो अचानक अपना हाथ उठाती है और टीचर से कहती है, सर, मैं उस बस में जाना चाहती हूँ। जियांग को लगता है कि वो पागल हो गई है, लेकिन सुजाई फिर भी जियांग को अपने साथ घसीटते हुए ले जाती है और फुसफुसाती है, मैं बस गुरन को एक बार और देखना चाहती हूँ। वे बस में चढ़ती हैं और अपना सामान रखने पीछे जाती हैं। दोनों लड़कियां अपना बैग संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन जियांग के बैग रखने के बाद सुजाई अपने बैग के साथ संघर्ष करने लगती है। लू रंग उसकी मदद के लिए आगे आता है। जैसे ही सुजाई देखती है कि ये लू रंग है, उसका दिल खुशी से झूम उठता है। वो तुरंत अपनी दोस्त के पास ये खबर शेयर करने जाती है और जियांग एक्साइटेड होकर कहती है, मुझे दिखाओ वो कहाँ है, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। लेकिन तब तक उसे सिर्फ लू रंग की पीठ ही दिखाई देती है। बाद में जब सभी छात्र सो रहे होते हैं तो सुजाई सोचती है, मुझे इसकी एक तस्वीर या वीडियो ले लेनी चाहिए। वो अपना फोन निकालती है और फोटो खींचने की कोशिश करती है। रेंगते हुए लू रंग अचानक पीछे मुड़ता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। शर्म के मारे सुजाई का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। सभी छात्र अपना सामान लेकर ट्रेनिंग कैंप पहुंचते हैं और पहुंचते ही उनकी डांट शुरू हो जाती है, क्या तुम लोगों को यह स्कूल ट्रिप लगा? सबने स्नैक क्यों मंगाए? अभी के
अभी सब बाहर निकालो और यहाँ जमा करो। जियांग भी एक एक करके अपने स्नैक्स बाहर निकाल रही होती है। दूसरी तरफ गुरन भी स्नैक्स लाया होता है, लेकिन उन्हें जमा करने के बजाय वो उन्हें छिपाने की कोशिश करता है। जियांग भी यही कोशिश करती है, लेकिन कड़े ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मिस्टर फांग उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और दहाड़ते हैं, जो कुछ भी तुमने छिपाया है उसे अभी बाहर निकालो। वो एक एक करके सामान बाहर निकालना शुरू करती है, लेकिन उसने खाने के लिए अपनी शर्ट के अंदर भी कुछ ठूंस रखा होता है। मिस्टर फांग उसे घूरकर पूछते हैं वो क्या है। घबराकर वो हकलाते हुए कहती है ये तो बस मेरी चर्बी है। मिस्टर फांग को इस पर गुस्सा आता है और वो आदेश देते हैं ठीक है 3 कूद लगाकर दिखाओ। वो बहुत छोटे छोटे हॉप करती है ताकि छिपी हुई चीज नीचे न गिरे, जिससे गुस्साया ट्रेनर उस पर चिल्लाता है और सारा सामान बाहर बिखर जाता है। सजा के तौर पर वो उसे मेंढक की तरह कूदने का आदेश देते हैं। ये सख्त सजा सुनकर गुरन जोर से हंसने लगता है, जिसकी वजह से इंस्ट्रक्टर उसे भी बिल्कुल वैसी ही सजा दे देते हैं। जब दोनों को एक जैसी सजा मिलती है तो जियांग गुरन से शिकायत करती है तुमने अपनी क्लास के बारे में झूठ क्यों बोला। वो सफाई देता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं क्लास 9 में हूँ। उनकी नोकझोंक जारी रहती है कि तभी मिस्टर फांग पीछे से उन्हें देख लेते हैं और चिल्लाते हैं बातें बंद करो, जो ये कोर्स पहले खत्म नहीं करेगा वो पूरे मैदान की सफाई करेगा। जब जियांग ये सुनती है और गुरन की तरफ देखती है तो पाती है कि वो उससे बहुत आगे निकल चुका है। गुस्से में आग बबूला होकर वो उसके पीछे भागती है। बाद में सभी छात्र अपना सामान लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। लाइन में खड़े खड़े जियांग लू रंग की बुराई करती रहती है, उसे झूठा बताती है और कहती है कि अगर कोई वाकई महान है तो वो गुरन है। लू रंग वहीं पास में खड़ा होता है और सब सुन लेता है। वो अपनी हंसी छिपाता है क्योंकि वो जानता है कि वे दोनों उसका नाम पूरी तरह से गलत जानती हैं। ठीक उनके पीछे खड़ी लड़कियां पूछती हैं तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो। जियांग ठीक उसके सामने गुरन की तारीफों के पुल बांधने लगती है। अब अपनी असलियत सामने लाने का वक्त आ गया है, ये सोचकर लू रंग बोल पड़ता है और अपना असली नाम बताता है ताकि साबित कर सके कि वही लड़का है जिसकी वे तारीफ कर रही थी। इसके बाद सू जाई डॉक्टर से मिलने क्लिनिक जाती है। वहाँ बेड देकर और एसी चलता हुआ पाकर वो वहीं लेट जाती है, ये सोचकर कि उसे बाकी जगह तो एसी की ठंडक मिलने से रही। जैसे ही वो आराम से लेटती है लू रंग डॉक्टर से बात करने के लिए अंदर आ जाता है। लू रंग को स्टाफ का कोई बंदा समझकर सू जाई कहती है मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, क्या मुझे यहाँ आराम करने के लिए थोड़ा वक्त मिल सकता है। उसे चिढ़ाते हुए लू रंग जवाब देता है हाँ बिल्कुल, मैं तो यहाँ एसी बंद करने आया हूँ ताकि तुम चैन से सो सको। वैसे भी तुम्हारी हालत में कोई सुधार तो आ नहीं रहा। घबराकर सुझाई बोल पड़ती है नहीं नहीं ऐसा मत करो, मेरा बुखार तो ऐसा है जो सिर्फ एसी में ही ठीक होता है। इससे पहले कि वो और मुसीबत में फंसे असली डॉक्टर अंदर आ जाते हैं और लू रंग से बात करने लगते हैं। उनकी बातचीत सुनकर सुजाई को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बीच में बोल पड़ती है मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रही थी और तुमने मुझे फॉर्म तक नहीं दिया। डॉक्टर उसे हैरान होकर देखते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ आखिर क्या कर रही हो। मौके का फायदा उठाकर लू रंग ठंडा सा जवाब देता है ये थोड़ी पागल है और बाहर निकल जाता है। सुझाई बस उसकी जाती हुई पीठ को देखती रह जाती है। लड़कियों के हॉस्टल में सुझाई छुपकर अंदर लाया हुआ मोबाइल निकालती है और जियांग को दिखाती है। तभी रूटीन चेकिंग के लिए एक महिला सैनिक अंदर आ जाती है। वे दोनों फोन छिपाने की कोशिश करती हैं और जैसे ही वो उनके बेड की तलाशी लेने वाली होती है जियांग अफसर का ध्यान भटकाने और फोन बचाने के लिए अपनी छिपी हुई स्नैक की पोटली कुर्बान कर देती है। लड़कों की तरफ गुरन आराम से बैठकर अपने फोन पर गेम खेल रहा होता है। तभी एक सैनिक अंदर आता है और उसे देखकर गुरन घबरा जाता है, फोन उठाता है और भाग निकलता है। सैनिक की नजर उस पर पड़ती है और वो उसका पीछा करते हुए रुकने को कहता है, लेकिन गुरन और तेज भागता है। आगे जाकर उसकी टक्कर लू रंग से हो जाती है। बिना एक पल गंवाए गुरन गेमिंग डिवाइस लू रंग के हाथों में थमा देता है, उससे दवा की एक बोतल छीनता है और फौरन भाग जाता है। जब सैनिक लू रंग तक पहुंचता है और देखता है कि उसके हाथ में क्या है तो लू रंग दवा पकड़ा देता है। संतुष्ट होकर सैनिक उसे आगे बढ़ने को कहता है, ये बड़बड़ाते हुए कि वो साफ सुथरा है। जैसे ही लू रंग सीढ़ियों से नीचे उतरता है उसकी मुलाकात सुजाई से होती है जो फोन पर बात करने में व्यस्त होती है। देखे जाने से बचने के लिए वो नीचे झुककर ठीक उसके पास बैठ जाता है। दोनों इतनी करीब बैठते हैं कि दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। जैसे ही लू रंग को लगता है कि रास्ता साफ है वो खिसक लेता है और सुजाई उसके पीछे पीछे चल देती है। लड़कों के हॉस्टल में गुरन बीमारी का नाटक करके बच निकलने की कोशिश करता है। जब इंस्ट्रक्टर उसे देखने आता है तो वो तुरंत उसका नाटक भांप लेता है। गुरन के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद कर देता है और सजा के तौर पर जाने से पहले उसे ऑफिस साफ करने का आदेश देता है, जिससे गुरन का सारा प्लान धरे का धरा रह जाता है। इस बीच सुजाई और लू रंग साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन सुजाई का मुंह रुकने का नाम नहीं लेता। वो लगातार बड़बड़ाती रहती है। वो अचानक बोल पड़ती है, तुम अपना फोन कब तक छिपाते रहोगे, मुझे दे दो, मैं कल तुम्हें लौटा दूंगी। लू रंग उसे अपने दोस्त का गेमिंग डिवाइस थमा देता है और कहता है, ये लो, इसे रखो। खुशी से गदगद सुजाई उसे कसकर पकड़ लेती है। अपने कमरे में लौटने पर भी वो इतनी एक्साइटेड होती है कि सो नहीं पाती, बस उस डिवाइस को लगातार निहारती रहती है। अगली सुबह गुरन पिछली रात की सजा के तौर पर ऑफिस साफ करने में लगा होता है। उसका दोस्त उसे चिढ़ाने आता है, लेकिन तभी लू रंग वहाँ आता है और सुपरवाइजर से कहता है, सर क्या आप इसे मेरे साथ बाहर जाने दे सकते हैं, हमें अपनी टीम में इसकी बहुत जरूरत है। सैनिक मना कर देता है और जवाब देता है, बिल्कुल
नहीं, मैंने इसे कहा है कि अगर ये जल्दी से जगह साफ कर लेगा तो बाद में तुम्हारे साथ शामिल हो सकता है। ये सुनकर गूरन तुरंत पलटवार करता है। अच्छा, तो अगर मुझे रुकना है तो इसे भी रुकना होगा, इसे मेरे साथ काम पर लगा दीजिए। सुपरवाइजर मान जाता है। ठीक है, अगर ये राजी है तो आगे बढ़ो और साथ काम करो। कोई रास्ता न देकर लू रंग न चाहते हुए भी काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम एक बारी सीन देखते हैं जहाँ लड़के और लड़कियां अलग अलग क्लास के मिक्स ग्रुप में साथ बैठे हैं। सुजाई लू रंग को आते हुए देखती है। अब भी उसे गूरन समझ रही होती है और जियांग से उत्साह से फुसफुसाती है, जल्दी से मेरा नाम पुकारो ताकि मैं गाना गाने जाऊँ। जियांग उसका नाम चिल्लाना शुरू कर देती है और जल्द ही सभी छात्र सुजाई का नाम लेकर हुटिंग करने लगते हैं। झेमते हुए और शर्माते हुए सुजाई खड़ी होती है और अनाउंस करती है, मैं ये गाना लू रंग को समर्पित करना चाहती हूँ। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिसे वो लू रंग समझ रही है वो असल में गूरन है। जब गूरन ग्रुप के बीच में खड़ा होता है तो सुजाई सन्न रह जाती है और फटी फटी आंखों से देखती है, रुको, इसका नाम क्या है? शुक्र है कि आसमान में बादल छा जाते हैं और झमाझम बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उसे गाना नहीं गाना पड़ता। छात्र बचने के लिए हर तरफ भागने लगते हैं। जियांग बारिश से बचने के लिए छिपती है और संयोग से गूरन भी ठीक उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। उनकी पुरानी नोकझोंक फिर से शुरू हो जाती है। जियांग उसे छोटे से शेड से धक्का देकर बाहर निकालते हुए शिकायत करती है, यहाँ तुम्हारे घुसने की भी जगह नहीं थी। मुंह फुलाकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुजाई पागलों की तरह लू रंग को ढूंढ रही होती है। भागने की हड़बड़ी में वो सीधे उसे जा टकराती है। उसे फिर से भारी शर्मिंदगी महसूस होती है, यह एहसास करके कि वो पूरे समय उसे लू रंग न समझकर गूरन समझकर उसके पीछे भाग रही थी। बाद में जियांग और सुजाई लड़कों की तरफ वापस बाहर जाती हैं। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा होता है और सारी लाइटें बंद होती हैं। जियांग सुजाई से कहती है, मैं टॉर्च लेकर आती हूँ, बस ये कल्पना करो कि तुम्हारे सामने वाली बिल्डिंग ही वो जगह है जहाँ तुम्हें जाना है। लू रंग वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस बीच लू रंग अपने हॉस्टल के बाहर गूरन के साथ खड़ा होता है, जो अंधेरे से थर थर कांप रहा होता है। गूरन हकलाते हुए कहता है, मैं टॉर्च लेने जा रहा हूँ। लू रंग जवाब देता है, बढ़िया, मैं यही तुम्हारा इंतजार करता हूँ, जाओ ले आओ। अकेले चलने से डरते हुए गूरन मिन्नत करता है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? लू रंग उसकी बोलती बंद कर देता है, जाना है तो जाओ वरना यहीं रुको। बड़बड़ाते हुए गूरन अकेले ही अंधेरे में कदम बढ़ा देता है। ठीक उसी वक्त तीन टॉर्च रूम का दिखाया जाता है जहाँ गूरन अभी अभी पहुंचा है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, भारी दरवाजा उसके पीछे धड़ाम से बंद हो जाता है। गूरन तुरंत घबरा जाता है, मुड़ता है और परछाइयों में कुछ डरावना देखकर ऐसी चीख निकलता है कि बाहर खड़ी जियांग तक उसकी आवाज सुन लेती है। दरवाजे की तरफ भागते हुए जियांग पुकारती है, क्या अंदर कोई है? तभी अंदर से कोई अचानक दरवाजे को खींचता है, जिससे जियांग इतनी बुरी तरह डर जाती है कि उछल पड़ती है। जब वो दरवाजे पर अपनी लाइट चमकाती है तो अंदर से आवाज आती है, उस टॉर्च को बंद करो। जैसे ही जियांग ठीक से लाइट जलाकर गूरन को पहचानती है, दोनों एक दूसरे को सन्न होकर देखने लगते हैं। जियांग तुरंत जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन गूरन उसका रास्ता रोकते हुए गिड़गिड़ाता है, तुम क्यों जा रही हो? यहीं रुको। वो पलटकर जवाब देती है, मेरे यहाँ रुकने की क्या वजह है? अंदर तुम बंद हुए हो तो बंद रहो, मैं क्यों रुकूं? गूरन धमकी देता है, ठीक है, मुझे यहीं छोड़कर जाओ और कल मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मुझे अंदर बंद किया था। ये सुनकर जियांग सहम जाती है, बुदबुदाती है और दरवाजे के बाहर ही बैठ जाती है। दूसरी तरफ गूरन भी दरवाजे से पीठ सटाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद गूरन घबराकर आवाज देता है कि जियांग ने उसे छोड़ा तो नहीं। फिर वो सुझाव देता है, मुझे लगता है दरवाजा बाहर से बस अटका हुआ है, इसे धक्का देकर खोलो। जियांग झपटकर दरवाजे के पास आती है और पूरी ताकत से धक्का देती है। दरवाजा तुरंत खुल जाता है, जिससे वो लड़खड़ाती हुई सीधे गूरन के ऊपर जा गिरती है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, दोनों घबराहट और शर्म से लाल हो जाते हैं और जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे से दूर हटकर जियांग वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। उधर सुजाई परेशान होती है कि जियांग को गए बहुत देर हो गई है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। अंधेरे से डरी हुई सुजाई दबे पांव अंधेरे में चलती है और अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही कदमों की आहट करीब आती है, वो अपने कानों पर हाथ रख लेती है, रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और सिसकते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, कृपया मुझे मत चोट पहुंचाओ। एक जानी पहचानी आवाज प्यार से पुकारती है, अरे ये तो मैं हूँ। ये सुनकर सुजाई शर्म से पानी पानी हो जाती है। तभी जियांग और गूरन साथ में आ जाते हैं। चारों मिलकर एक छोटी सी आग जलाते हैं और कुछ खाना भूनने लगते हैं। तभी अंधेरे से एक कड़क आवाज गूंजती है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? उस रौबदार आवाज को सुनकर चारों घबरा कर इधर उधर भाग खड़े होते हैं। वहाँ से भागने के बाद वे बाकी छात्रों के पास आकर इकट्ठा होते हैं। एक लड़का गिटार बजा रहा होता है और गूरन दूसरों से पूछता है, ये लड़का कौन है? कोई बताता है? यह हमारा क्लास मॉनिटर शिन शियाओ है और यह पियानो बजाने में भी माहिर है। ट्रेनिंग आखिरकार खत्म होती है और छात्र स्कूल वापस लौट आते हैं। रेगुलर क्लास के पहले ही दिन सुजाई की मैथ टीचर क्लास में आती है और बोर्ड पर इंट्रोडक्शन लिखने लगती है। इस बीच दूसरी क्लास में इंग्लिश टीचर आती है और अनाउंस करती है कि वो सबका इंग्लिश का टेस्ट लेंगी ताकि पता चले कि किसे कितनी अंग्रेजी आती है। क्लास खत्म होने के बाद क्लास खाली हो जाती है और सुजाई वो जियांग पीछे ही बैठे रह जाते हैं। सुजाई यहाँ भर कर कहती है, मैं क्या करूँ? वो तो मुझे पूरी तरह बेवकूफ समझता होगा क्योंकि
क्योंकि वो एक टॉपर है और मैं बिल्कुल नहीं, है ना? जियांग सुझाव देती है, तुम हर वक्त उसकी तस्वीरों को देखना और दिल वाली नजरों से ताकना बंद क्यों नहीं करती? तुम्हें ये पता लगाना चाहिए कि उसे क्या पसंद है और किस तरह की लड़कियां पसंद है। सुजाई पूछती है, मुझे ये बात दुनिया में कहाँ से पता चलेगी? जियांग जवाब देती है, कौन जाने, शायद गुरन हमें उसके बारे में कुछ बता सके। बाद में कैफे में जियांग सीधे गुरन के पास बैठती है और कहती है कि उसे उससे कुछ पूछना है। गुरन उससे कहता है कि शर्माए बिना जो मर्जी पूछो। तब वो पूछती है कि लड़कों को किस तरह की लड़कियां पसंद है। उसे घूरते हुए गुरन चिढ़ाता है, लंबे बालों वाली, लेकिन माथे पर बैंग्स बाल ना हो। बिल्कुल इसके उलट कई सारी खूबियां गिनाने के बाद वो जोड़ता है, और उसका नाम बिल्कुल जियांग नहीं होना चाहिए। यह सुनकर जियांग चिढ़ जाती है और पलटकर जवाब देती है, अच्छा तो लूरंग को कैसी लड़कियां पसंद है? थोड़ी देर सोचने के बाद वो जवाब देता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? तभी जियांग की नजर लूरंग और उसके दोस्त पर पड़ती है जो उधर आ रहे हैं, तो वो तुरंत उठकर अपनी दोस्त सुजाई के पास वापस जाती है और बताती है कि उसने कुछ नहीं बताया। कमरे के दूसरी तरफ जियांग की नजर शिन शियाओ पर पड़ती है और वो एकटक उसे देखने लगती है, पूरी तरह ख्यालों में खो जाती है। लूरंग उसे ऐसे घूरते हुए देखता है और यह मानकर कि वो उसे ही देख रही है, अपने कपड़े ठीक करता है और खुद से बुदबुदाता है कि अब वो चैन से खाना भी नहीं खा सकता। इस बीच सुजाई फोन के जरिए लूरंग की पसंद के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है। अगले दिन वो बहुत बुद्धिमान लड़की की तरह एक्टिंग करते हुए उसके पास से गुजरती है, लेकिन अपने ओवर एक्टिंग भरे रवैये की वजह से वो होमवर्क का एक सवाल पूरी तरह गलत कर देती है, जिसे लूरंग के जाने के बाद जियांग उसे बताती है। यह सुनकर सुजाई घबरा जाती है और कहती है, इसका क्या मतलब है? क्या वो मुझे पूरी तरह नाकाबिल समझेगा? मुझे कुछ नहीं आता। अगली बार वो एक अलग तरीका अपनाती है। जब वो देखती है कि लूरंग बस के लिए जा रहा है, तो वो दौड़कर उसके पीछे जाती है और पूछती है, मैं रोज जॉगिंग करके घर जाती हूँ, तो क्या तुम साथ चलना चाहोगे? वो जवाब देता है, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा। तभी उसकी बस आ जाती है और जैसे ही लूरंग बस में चढ़ने लगता है, सुजाई तुरंत उसे रोकती है और हकलाते हुए कहती है, मेरा मतलब है, मुझे लगता है मैंने कल काफी पैदल चल लिया था, इसलिए आज मुझे पैदल चलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। वो बस में चढ़कर उसके ठीक बगल में बैठ जाती है और तुरंत अपने बारे में बात करने लगती है, क्योंकि तुमने पूछा नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ, मेरी बड़ी गोल आंखें और प्यारे बाल है। जैसे ही लूरंग उसकी बातें सुनता है, उसे महसूस हुए बिना नहीं रहता कि वो बिल्कुल उसी तरह की लड़की का जिक्र कर रही है जिसका जिक्र उसने पहले किया था। वो उसे अपने कुत्ते की एक तस्वीर भी दिखाता है और कहता है, मैं असल में इसी की बात कर रहा था। इस गलतफहमी का एहसास होने पर सुजाई शर्म से पानी पानी हो जाती है, जबकि लूरंग मन ही मन हंसता है। घर पहुंचने के बाद भी सुजाई इस बात से सदमे में रहती है कि उसने अभी अभी क्या कर डाला। अगला सीन दिखाता है कि हालांकि क्लब शुरुआत में रद्द कर दिए गए थे, लेकिन अब उन्हें आधिकारिक तौर पर फिर से अनाउंस कर दिया गया है, जिससे सुजाई खुशी से झूम उठती है। जियांग बताती है कि वो ड्रामा क्लब ज्वाइन करने जा रही है क्योंकि शिन शियाओ वहाँ होगा, और वो सुजाई को भी ज्वाइन करने के लिए कहती है। हालांकि सुजाई ऐलान करती है, लूरंग जिस भी क्लब में होगा मैं वही ज्वाइन करूंगी। बस दिक्कत ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि लूरंग कौन सा क्लब ज्वाइन कर रहा है। बाहर उनकी मुलाकात गुरन और उसके दोस्त फैंग से होती है और वे उनसे पूछती हैं कि लूरंग कौन सा क्लब ले रहा है। गुरन जवाब देता है कि वही लोग उसका क्लब तय करेंगे। जब लड़कियां शक भरी नजरों से देखती हैं, तो गुरन समझाता है कि उसके पास ही उसका एप्लीकेशन फॉर्म है और वही उसे सबमिट करने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वह उसे जहाँ चाहे वहाँ डाल सकते हैं। यह सुनकर सुजाई उसे रिश्वत देने की कोशिश करती है और 1 महीने तक मुफ्त जूस पिलाने का ऑफर देती है। गुरन हंसकर उड़ा देता है, यह बहुत छोटी डील है, मैं इसके झांसे में नहीं आने वाला। तब सुजाई समझौता करती है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की का फोन नंबर दिला दूंगी। यह सुनकर गुरन तुरंत पिघल जाता है और पूछता है, अच्छा तो उसके लिए कौन सा क्लब लिखूं? वे उसे ड्रामा क्लब लिखने को कहती हैं। इसके बाद से जब भी तीनों दोस्त बाहर जाते हैं, तो हर चीज का बिल सुजाई ही चुकाती है। रात होती है और जब सुजाई स्कूल से लूरंग के साथ वापस लौट रही होती है, तो वो बस स्टॉप पर उसके साथ इंतजार करती है। जब बस आती है तो दोनों चढ़कर साथ बैठ जाते हैं। सफर के दौरान सुजाई देखती है कि पास ही खड़ा एक आदमी एक युवा महिला को परेशान कर रहा है। गुस्से में आकर सुजाई उस आदमी को आड़े हाथों लेती है और खरी खोटी सुनाती है। शर्मिंदा होने के बजाय वो आदमी बदतमीजी से जवाब देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो परेशान महिला सुजाई के पास आकर शुक्रिया अदा करती है। जब उनका स्टॉप आता है तो सुजाई और लूरंग दोनों एक साथ उतर जाते हैं। जैसे ही लूरंग आगे चलता है, सुजाई उसके ठीक पीछे पीछे चलती है। उसे अपने पीछे आते देख लूरंग मुड़ता है और पूछता है, तुम मेरे पीछे क्यों चल रही हो? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सुजाई हकलाते हुए कहती है कि उसका घर इसी दिशा में है और वो बस घर जा रही है। फिर उसे शुभ रात्रि बोलकर जल्दी से निकल जाती है। अगले दिन क्लास में लूरंग को पता चलता है कि उसे वाकई ड्रामा क्लब में डाल दिया गया है। दूसरे छात्रों को इतने हैरान होकर देखते देख वो पूछता है, क्या यह अच्छी बात नहीं है? उसके दोनों दोस्त झटपट जवाब देते हैं, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। अगले सीन में सुजाई और जियांग दोनों ड्रामा क्लब के कमरे में बैठी हैं और सोच रही हैं कि लूरंग और शिन शियाओ अभी तक क्यों नहीं आए।
है। तभी तीनों लड़के एक साथ एंट्री करते हैं। गुरन चलकर जियांग के पास बैठता है और उसे इतना खुश देखकर पूछता है, आज तुम्हारा मूड इतना अच्छा क्यों है? लेकिन जियांग उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है क्योंकि सामने शिन शियाओ अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहा होता है और वो उसे बेइंतहा मोहब्बत भरी नजरों से देख रही होती है। सुजाई देखती है कि लू रंग के बगल वाली सीट खाली है और वो वहाँ जाने की सोचती है, लेकिन तभी एक दूसरी लड़की तेजी से आकर वहाँ बैठ जाती है। सुजाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाद में इंग्लिश क्लास के दौरान चेक किए हुए टेस्ट पेपर वापस बांटे जाते हैं, लेकिन सुजाई को उसका पेपर नहीं मिलता। जब वो टीचर से इसके बारे में पूछती हैं तो टीचर समझाती है, तुम्हारे नंबर पूरी क्लास में सबसे ज्यादा थे, इसलिए मैंने तुम्हारा पेपर अपने पास रख लिया और दूसरी क्लास को दे दिया ताकि वो इसे एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर सके। वो दूसरी क्लास और कोई नहीं बल्कि लू रंग की क्लास निकलती है। सुजाई लू रंग की क्लास में जाती है क्योंकि उसका टेस्ट पेपर वहीं पहुंच गया था। वो लू रंग को ढूंढती है और रक्षात्मक अंदाज में कहती है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, समझे? मैं तो बस अपना इंग्लिश का टेस्ट पेपर लेने आई हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि तुम्हारी क्लास के पास है। लू रंग पेपर निकालकर उसे थमाता है और टिप्पणी करता है कि शायद गलती से वहाँ पहुँच गया होगा। सुजाई वहीं पास में बैठ जाती है और वक्त बीतने के साथ साथ आखिरकार उसे नींद आ जाती है। जब वो जगती है तो दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सुजाई कहती है, मैंने देखा कि तुम्हें इंग्लिश में परेशानी होती है, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। लू रंग जवाब देता है, क्या तुम्हें फिजिक्स और मैथ आती है? सुजाई बिना झिझक के मान लेती है, इसके लिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे भी वो नहीं आते। क्योंकि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती और मुझे वो विषय नहीं आते, तो क्यों ना हम एक दूसरे को पढ़ाएं। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा दूंगी और तुम मुझे फिजिक्स और मैथ पढ़ा देना। लू रंग शुरुआत में हिचकिचाता है। बाद में अपने दोस्त से बात करते वक्त उसका दोस्त अचानक चेतावनी देता है, देखो तुम्हारी माँ आ गई है। ये सुनकर लू रंग तुरंत ऑफिस की तरफ भागता है जहाँ उसकी माँ एक टीचर से बात कर रही होती है। टीचर लू रंग की पढ़ाई के बारे में बात कर रही होती है, बताती है कि इंग्लिश को छोड़कर वो बाकी सब में बहुत अच्छा करता है। जब लू रंग कमरे में आता है तो उसकी माँ गुस्से में उसकी तरफ मुड़ती है और पूछती है, तुम्हें अपना इंग्लिश का टेस्ट पेपर मिला और तुमने मुझे बताया तक नहीं, और तुम फेल हो गए, तुम पास भी नहीं हो पाए। लू रंग हकलाते हुए कहता है कि उसे तो पेपर आज ही मिला है, तो वो उन्हें कैसे बताता। अगले दिन लू रंग इंग्लिश टीचर के पास एक सवाल पूछने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मैम मीटिंग में जाने वाली है। जैसे ही टीचर जाने की तैयारी करती है, सुजाई कुछ कागजात देने के लिए वहाँ आ जाती है। टीचर कहती है, सुजाई तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। वो लू रंग की तरफ मुड़कर कहती है, अगर तुम्हें इंग्लिश में कोई भी सवाल पूछना हो तो सुजाई से पूछ लो, इसकी इंग्लिश कमाल की है। टीचर उन्हें कमरे में अकेला छोड़कर चली जाती हैं और वे दोनों पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। सुजाई बड़े ध्यान से उसे कॉन्सेप्ट समझाती है। आखिरकार लू रंग के जाने का वक्त हो जाता है, इसलिए वो अपना सामान समेट कर निकल जाता है। उस रात घर पर सुजाई इस बात को लेकर परेशान बैठी रहती है कि आज उसने उसे कैसे पढ़ाया और क्या वो कल भी उसे समझाने में कामयाब हो पाएगी। अगली सुबह जब सुजाई स्कूल के लिए निकलती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात लू रंग से होती है। वो उसे नोट्स का एक सेट थमाती है और कहती है, मैं हमेशा ये स्टडी नोट्स इस्तेमाल करती हूँ, ये मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं और ये तुम्हारे लिए बहुत मददगार होंगे, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। लू रंग उन्हें ले लेता है। बाद में जब वो लाइब्रेरी में नोट्स खोलता है तो उसमें से एक छोटा सा कागज गिरता है जिस पर एक हौसला बढ़ाने वाला संदेश लिखा होता है, मन लगाकर पढ़ो। जैसे ही लू रंग चारों तरफ देखता है, उसे दूर से सुजाई उसे देखती हुई नजर आती है। जब छुट्टी होती है तो संयोग से लू रंग उसी बस में होता है जिसमें सुजाई होती है। सुजाई जानबूझकर अपने नोट्स फर्श पर गिरा देती है और लू रंग उन्हें उठाकर उसे वापस दे देता है। जब लू रंग आखिरकार घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक प्राइवेट ट्यूटर रखा है। हालांकि वो ट्यूटर बहुत घमंडी निकलती है और ऐलान करती है, मैं सिर्फ टॉपर्स को पढ़ाती हूँ, तुम जैसे औसत बच्चों को नहीं। उसके रवैये को बर्दाश्त न करते हुए लू रंग बोल पड़ता है, मेरे पास पहले से एक ट्यूटर है जो मेरी मदद कर रही है, और सीधे घर से बाहर निकल जाता है। इस बीच सुजाई कहीं अकेले बैठकर कुछ खा रही होती है, तभी लू रंग वहाँ आ जाता है। सुजाई उत्साह से उसे बुलाती है और कहती है, मेरे साथ खाने के लिए अभी कोई नहीं है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं बैठते। लू रंग अंदर जाता है और उसके साथ बैठ जाता है। हालांकि वो ज्यादा खा नहीं रहा होता है, लेकिन सुजाई प्यार से उसे एक निवाला खिलाती है। जब वे खाने के बाद पैदल घर लौट रहे होते हैं तो सुजाई का घर नजर आने लगाता है। लू रंग वो शॉपिंग बैग वापस कर देता है जिसे सुजाई ने बहुत सारा सामान खरीदने के बाद से उठाया हुआ था और कहता है, यह मेरी ट्यूशन फीस है, अगर ये काफी ना हो तो बताना। सुजाई सुझाव देती है, क्यों ना हम एक सौदा करें, अगर ये चीजें काफी नहीं है तो तुम्हें मुझे फिजिक्स और मैथ्स में ट्यूशन देना होगा। ये तय होने के बाद सुजाई उसका फोन नंबर मांगती है ताकि जब भी उन्हें पढ़ना हो वो उसे मैसेज कर सके। लू रंग अपना नंबर दे देता है। घर पहुंचते ही सुजाई उसका नंबर पाकर फूली नहीं समाती और तुरंत उसे एक टेक्स्ट भेजती है, क्या कर रहे हो। वो जवाब में कल पढ़ाई के लिए मिलने का वक्त लिख देता है। अगले सीन में सुजाई लू रंग से मिलने पहुंचती है और उससे पूछती है, आज मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि उसने खुद को आम दिनों से काफी अलग स्टाइल किया होता है। लू रंग उसे गौर से देखता है और जवाब देता है, क्या तुमने कल रात बिल्कुल नहीं सोई, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। बाद में जियांग दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रही होती है, तभी
तभी एक लड़की उसकी तरफ देखकर टिप्पणी करती है, यह आजकल हर वक्त लू रंग के आसपास क्यों मंडराती रहती है, इनके बीच क्या चल रहा है। जैसे ही जियांग चंचलता से बास्केटबॉल उछालती है, वो गलती से उसी लड़की की तरफ उड़ जाती है। वो लड़की गुस्से में उसे बैट से मारकर एक कोने में गिरा देती है, जहाँ कुछ बदतमीज दबंग उसे उठा लेते हैं। वे उस लड़की को परेशान और तंग करने लगते हैं। ये देखकर सुजाई बीच में आती है और कहती है, अरे वो बॉल हमारी है, उसे वापस करो। लेकिन दबंग एक नहीं सुनते। तभी लूरंग और गुरन आ जाते हैं। गुरन उनके पास जाता है और पूछता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें लड़कियों को परेशान करके कूल दिखना है। दबंग पलटकर जवाब देते हैं, तुम समझते क्या हो अपने आप को, क्या लड़ाई मोल लेनी है। लूरंग शांत भाव से जवाब देता है, मैं लड़ाई मोल नहीं ले रहा, लेकिन मेरा एक प्रस्ताव है। अगर मैं तुम लोगों को बास्केटबॉल के एक मैच में हरा देता हूँ, तो तुम वो महंगी दिखने वाली बॉल लड़कियों को वापस कर दोगे। दबंग चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। जैसे ही मैच शुरू होता है, सुजाई किनारे पर खड़े होकर सिर्फ लूरंग के लिए हुटिंग करती है, जबकि जियांग गुरन को देखती है और मन ही मन सोचती है कि इस तरह उनके लिए खड़े होकर वो वाकई काफी कूल लग रहा है। आखिर में लूरंग की टीम मैच जीत जाती है और हारा हुआ लड़का जियांग को बॉल वापस करके चला जाता है। सुजाई लूरंग को इशारा करती है, बताती है कि वो अब पढ़ने जा रही है और उसे भी पीछे आना चाहिए। उनके जाने के बाद जियांग बैठ जाती है और शिन शियाओ को देखते हुए सपनों की दुनिया में खोई हुई मुस्कुराती है। गुरन उसे मुस्कुराते हुए देखता है और इसका पूरी तरह गलत मतलब निकाल लेता है, ये मानकर कि वो उसी पर मुस्कुरा रही है और उसे उससे प्यार हो गया है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि गुरन के मन में भी उसके लिए छुप छुप कर भावनाएं जगने लगी हैं। वो उससे पूछता है, क्या तुम अभी मुझ पर मुस्कुरा रही थी। जियांग जवाब देती है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें देख रही थी। गुरन जोर देकर कहता है, जब भी शिनशियाओ आसपास होता है तुम हमेशा आ जाती हो। जिस पर जियांग भड़क उठती है, इसका क्या मतलब है, वो तुम्हारा दोस्त है। गुरन समझाता है, हमारे पापा साथ काम करते हैं, इसीलिए हम दोस्त हैं और साथ बास्केटबॉल खेलते हैं। इस बीच जियांग गुरन से उसकी पसंद के बारे में पूछती है, लेकिन वो सीधा जवाब देने से मना कर देता है। सीन ड्रामा क्लब का आता है, जहाँ जियांग अभी भी वहीं मंडरा रही होती है। गुरन पास आता है और चिढ़ाता है, तुम अभी तक यहीं हो। तभी शिनशियाओ प्रकट होता है और गुरन को ऐलान करता है, मेरे पापा और तुम्हारे पापा आज रात घर पर नहीं होंगे, इसलिए मैं अपने घर पर एक पार्टी रख रहा हूँ। तुम्हें आना चाहिए और अपने दोस्तों को भी ले आना। ये सुनकर जियांग तुरंत गुरन के पास दौड़कर जाती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। कुछ देर बाद जब सुजाई और लूरंग साथ चल रहे होते हैं, तो सुजाई को रास्ते में अचानक किसी टीचर के काम से अलग होना पड़ता है। वो लूरंग से आगे निकल जाने को कहती है। अपना काम खत्म करके जब वो बाहर आती है, तो देखती है कि बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी है और उसके पास छाता भी नहीं है। वो उदास होकर एक शेड के नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक लूरंग हाथ में छाता लिए वहाँ आ जाता है। हैरान होकर सुजाई पूछती है, मुझे लगा था तुम घर चले गए हो, क्या तुम सिर्फ मेरे लिए वापस आए हो। लूरंग बड़े ही कैजुअल अंदाज में जवाब देता है, मैं अपने नोट भूल गया था, इसलिए वापस आया। अगली बार ऑफिस से छाता उधार मांग लेना। वो अपना छाता उसे थमाता है और बारिश में आगे बढ़ जाता है। हालांकि जाते जाते उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन सुजाई लूरंग के नोट्स वापस करने उसकी क्लास में जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। वो नोट्स उसकी डेस्क पर रखकर जैसे ही लौटने लगती है, तभी वही चिड़चिड़ी लड़की उसे देख लेती है और जोर से ताना मारती है, ये हमारी क्लास में क्या कर रही है, क्या इसकी अपनी कोई क्लास नहीं है। तभी अचानक उस लड़की को पता चलता है कि उसने जो क्लास फंड के पैसे इकट्ठे किए थे वो उसके बैग से गायब हैं। घबराकर वो तुरंत टीचर के पास जाती है और चोरी का आरोप लगाती है। टीचर सुजाई को अंदर बुलाकर सीधे पूछते हैं कि क्या उसने पैसे चुराए हैं। सुजाई साफ इनकार कर देती है। वो लड़की तंज कसती है, भाई तुम तो अभी एक्स्ट्रा पैसों से अपने दोस्तों को पार्टियां दे रही थी। सुजाई जवाब देती है, वो पैसे मेरे अपने थे और उन्हें मैंने आज लू रंग की क्लास में आने से पहले ही खर्च कर दिया था। तभी लू रंग क्लास में आ जाता है और बात संभालते हुए कहता है, ये हमारी क्लास में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि ये मेरे नोट्स वापस करने आई थी, क्योंकि ये मुझे ट्यूशन पढ़ाती है। टीचर पूछते हैं कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, तो लू रंग ईमानदारी से कहता है, मैंने इससे मना किया था कि किसी को न बताए, क्योंकि मैं स्कूल में कोई तमाशा नहीं चाहता था। जब लू रंग सुजाई को क्लास से बाहर लेकर आता है, तो वो माफी मांगते हुए कहती है, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी क्लास में फंड कलेक्शन चल रहा है, वरना मैं अंदर कभी ना आती। लू रंग उसे दिलासा देता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उस दिन स्कूल के बाद सुजाई चपरासी से पूछती है कि क्लास 5 का कचरा कहाँ फेंका जाता है। वो जैसे ही उस जगह पहुँचती है तो हैरान रह जाती है। वहाँ लू रंग समेत उसके सारे दोस्त गायब फंड के पैसों को ढूंढने के लिए कचरे के थैले खंगाल रहे होते हैं। लू रंग को अपने लिए इतनी मेहनत करते देख सुजाई का दिल पिघल जाता है। अगले दिन क्लास में लू रंग उस लड़की के पास जाता है जिसने सुजाई पर इल्जाम लगाया था और कहता है, क्या तुम अपना बैग एक बार फिर चेक कर सकती हो, शायद पैसे उसी में हो। वो लड़की गुस्से में कहती है, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो अनमनी ढंग से बैग खोलती है, गायब हुए पैसे उसी के अंदर से निकलते हैं। ये देखकर लू रंग कड़े शब्दों में कहता है, तुम्हें सबके सामने सुजाई से माफी मांगनी होगी। मजबूर होकर उस लड़की को सबके सामने सुजाई से माफी मांगनी पड़ती है। घर लौटते वक्त सुजाई लू रंग से कहती है, फैंग ने मुझे सब बता दिया, मुझे पता है कि तुमने ही उस लड़की से मुझसे माफी मंगवाई थी। वो दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन एग्जाम के रिजल्ट आते हैं। सुजाई दौड़कर लू रंग के नंबर चेक करती है और खुशी से उसके पास जाकर कहती है, पिछली बार से तुम्हारे नंबर कितने सुधर गए हैं, देखा मेरी ट्यूशन काम कर रही है ना, क्या तुम हैरान नहीं हो। लू रंग शांत रहकर जवाब
जवाब देता है, मैंने घर पर ही अपना पेपर देख लिया था, इसलिए मुझे पहले से पता था। फिर भी उसकी खुशी देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं सच में हैरान हूँ। छुट्टी के वक्त लू रंग बस पकड़ने के लिए निकलता है और सुजाई का इंतजार करता है। तभी उसे मैसेज मिलता है, मुझे आज थोड़ा काम है इसलिए आने में देर होगी, तुम पहले घर चले जाओ। यह पढ़कर लू रंग अपनी बस जाने देता है और चुपचाप वहीं रुक जाता है। थोड़ी देर बाद सुजाई हाफते हुए पहुंचती है और उसे एक छोटा सा टेडी बियर गिफ्ट करती है। वो बताती है, इसमें कुछ खास फीचर्स हैं, घर जाकर चेक कर लेना। घर पहुंचकर जब लू रंग फ्रेश होने के बाद उस टेडी बियर का बटन दबाता है तो उसमें से सुजाई की रिकॉर्डेड आवाज सुनाई देती है, तुम अपने अगले टेस्ट में और भी बेहतर करोगे। उसकी आवाज सुनकर लू रंग के चेहरे पर एक बड़ी सी प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह जब सुजाई साइकिल से नाश्ता लेकर स्कूल जा रही होती है तो अचानक लू रंग के कुत्ते को देखकर डर जाती है और उसकी साइकिल अनियंत्रित होकर गिर जाती है, जिससे उसे काफी चोटें आ जाती हैं। यह देखकर लू रंग तुरंत भागकर उसकी मदद करता है और उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जांच के बाद कहते हैं कि रिपोर्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इंतजार के दौरान लू रंग उसे उठाकर बाहर ले जाने की पेशकश करता है, पर सुजाई मना कर देती है कि वो खुद चल सकती है। बाहर बैठने पर वहाँ गुरन के पापा गुजरते हैं। लू रंग उनके बारे में बात कर रहा होता है कि तभी जियांग घबराते हुए दौड़ती हुई आती है और पूछती है, सुजाई तुम ठीक हो? जियांग को देखकर लू रंग सुजाई को दवा लेने के लिए अपने साथ ले जाता है। जब वे दोनों वहाँ से हटते हैं तो जियांग गुरन के पापा के पास बैठकर अपने बाल झड़ने की शिकायत करने लगती है, प्लीज ये बात किसी को मत बताना हो। तभी गुरन वहाँ आ जाता है और चिढ़ाता है, तो क्या मैंने तुम्हें भाव देना बंद किया और तुम्हारे बाल झड़ने लगे? जियांग बात को टालने की कोशिश करती है। तभी लू रंग और सुजाई वापस आ जाते हैं। गुरन हैरानी से पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। गुरन अपने पापा से पूछता है कि जियांग अभी क्या कह रही थी। इससे पहले कि उसके पापा कुछ कहें, जियांग तुरंत उनका मुंह बंद कर देती है और हकलाते हुए बोलती है, मैं तो बस सुजाई का हालचाल पूछने आई थी। बाद में जब जियांग और सुजाई घर लौट रही होती हैं, तो गुरन उनके साथ दौड़ते हुए जियांग से पूछता है, क्या तुम सच में ठीक हो? वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर गुरन सुकून की सांस लेता है। उधर सुजाई लू रंग के साथ घर जा रही होती है। घर के पास पहुंचकर वो रुकती है और कहती है, आज के बाद से तुम्हें रोज मुझे मेरी क्लास तक छोड़ना होगा। आखिरकार तुम्हारे कुत्ते की वजह से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अगले दिन लू रंग सचमुच उसे उसकी क्लास के दरवाजे तक छोड़कर आता है। उसके सारे क्लासमेट्स ये देखकर चौंक जाते हैं और लू रंग प्यार से उसका ख्याल रखने को कहता है। जल्द ही स्पोर्ट्स डे का दिन आ जाता है। उस दिन सुजाई एक लड़के को देखकर उसे हैंडसम कहकर चीयर करती है। लू रंग ये देख लेता है। बाद में जब सुजाई उसके पास आती है तो कहती है, जब तुम अपनी रेस में दौड़ोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए चीयर करूंगी, भले ही शोर में तुम्हें मेरी आवाज न सुनाई दे। लू रंग तंज कसता है, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। सुजाई समझाती है, अरे वो हमारे क्लास मॉनिटर हैं, हम उन्हें प्यार से हैंडसम कहते हैं। क्या तुम जल रहे हो? लू रंग साफ मना कर देता है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं जल रहा। पर सुजाई कहती है, हाँ तुम जल रहे हो। रेस के दौरान लू रंग को दूसरा स्थान मिलता है, लेकिन वो इससे खुश नहीं होता। सुजाई उसे समझाती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो बहुत खुश होती, मुझे तुम्हारा मेडल बहुत पसंद आया। ये सुनते ही लू रंग तुरंत अपना मेडल उतार कर उसके गले में पहना देता है। तभी एक टीचर सुजाई को बुला लेती है। छुट्टी के बाद सुजाई वो मेडल वापस करने की कोशिश करती है, पर वो नहीं लेता। अगले दिन स्कूल में टीचर अनाउंस करते हैं, जब से सुजाई ने लू रंग को ट्यूशन पढ़ाई है उसके मार्क्स में बहुत सुधार आया है। टीचर सुजाई से कहते हैं कि वो बाकी क्लास को भी पढ़ाए, जिससे सुजाई घबरा जाती है। लेकिन जब वो क्लास पढ़ाना शुरू करती है तो वो बहुत शानदार तरीके से सबको समझाती है। ये देखकर लू रंग भी सोचता है कि क्या वो उससे मदद मांगे, पर तभी सोचता है कि अब बहुत देर हो गई है। तभी लू रंग उसके पास आकर घर चलने को कहता है। सुजाई जाते जाते उसे चिढ़ाती है, तो मुझे इसलिए खींच कर ले जा रहे हो ताकि मैं किसी और पर ध्यान न दूं, है ना? फिक्र मत करो, तुम मेरे पहले स्टूडेंट हो। तभी जियांग भागती हुई आती है और खुशखबरी सुनाती है, हमारा ड्रामा क्लब और दूसरा क्लब मिलकर सिंड्रेला का नाटक कर रहे हैं और नए स्टूडेंट्स को प्रिंस का रोल मिलेगा। ये सुनकर सुजाई कहती है, मैं भी ऑडिशन दूंगी, खासकर तब जब लू रंग प्रिंस बनेगा। ऑडिशन के दिन वो अनफ्रेंडली लड़की लू रंग को कुछ देकर कहती है कि वो भी सिंड्रेला के लिए ट्राई कर रही है। लू रंग कहता है कि सिलेक्शन सिर्फ परफॉर्मेंस पर होगा। वोटों की गिनती में सुजाई को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। रास्ते में सुजाई पूछती है, तुमने मुझे ही वोट दिया था ना? लू रंग अपनी गर्दन के पीछे हाथ खुजाते हुए हकलाकर बोलता है, न नहीं। उसकी इस हरकत से सुजाई समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब भी वो झेमता है वो अपनी गर्दन छूता है। घर पहुंचकर सुजाई मैसेज करती है, सिंड्रेला के डायलॉग्स याद करने में मेरी मदद कर दो। लू रंग शर्त रखता है, अगले टेस्ट में 90% नंबर लाओगी तभी मदद करूंगा। अगले दिन लाइब्रेरी बंद मिलने पर लू रंग उसे अपने घर ले जाकर टेस्ट दिलाता है। नंबर 5% कम रह जाते हैं और सुजाई मिन्नत करती है कि थोड़ा मार्जिन दे दे। तभी लू रंग के चाचा जो स्कूल में टीचर हैं वहाँ आ जाते हैं। वो लू रंग से कहते हैं, इसे अच्छे से पढ़ाओ और घर तक छोड़कर आना। रास्ते में लू रंग कहता है, आज तुमने बहुत मेहनत की और कोई सवाल नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें 10 बोनस पॉइंट्स दे रहा हूँ। सुजाई खुशी से उछल पड़ती है। अगले दिन सब फैंग के घर प्रैक्टिस करने मिलते हैं। सुजाई और लू रंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जबकि फैंग अपनी दादी से डरकर गलती से अपने डायलॉग में बोल देता है, हाँ तुम मेरी नौकरानी हो। ये सुनकर उसकी दादी उसे झाड़ू से मारने लगती है, जिसे देखकर सब हंस पड़ते हैं। अगले स्कूल के दिन टीचर सुजाई को बुलाकर कहते हैं, तुम्हारी वजह से लू रंग की अंग्रेजी बहुत
बहुत सुधर गई है। मैं उसका चाचा होने के नाते तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुजाई ये सुनकर बहुत खुश होती है। स्कूल के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर सिंड्रेला का नाटक शुरू होता है। शिनशियाओ समय पर नहीं पहुंच पाता तो टीचर परेशान हो जाते हैं। सुजाई सुझाव देती है, लू रंग को ले लीजिए, इसे सारे डायलॉग्स याद है। लू रंग तैयार हो जाता है। प्रिंस के लिबास में लू रंग को देख सुजाई उसका हौसला बढ़ाती है। बैकस्टेज गुरन जियांग को चढ़ाता और संभालता है। नाटक शानदार तरीके से पूरा होता है और आखिर में सब मिलकर एक यादगार तस्वीर खिंचवाते हैं। बाद में जब सुजाई घर जा रही होती है तो वो पूछती है, बहुत से लड़कों ने मेरी चैट आईडी मांगी थी, क्या मुझे दे देनी चाहिए थी? लू रंग पूछता है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो कहती है, क्योंकि तुम मेरे टीचर जैसे हो, जो कहोगे मैं वही करूंगी। जाते जाते लू रंग प्यार से उसका नाम पुकारता है और वो मुस्कुराकर चली जाती है। अस्पताल में जियांग छिपकर सुनती है कि शिनशियाओ का एक्सीडेंट होने की वजह से वो नाटक में नहीं आ पाया था। बाहर आकर जियांग पार्टी में चलने की जिद करती है। बाद में कुछ दबंगों से बचने के लिए जियांग बेसबॉल बैट की झूठी धमकी देकर गुरन का हाथ पकड़कर वहां से भाग निकलती है और दोनों हंसने लगते हैं। उधर लू रंग के चाचा सबको बताते हैं कि लू रंग अब खुद पढ़ने लगा है। लू रंग एक्वेरियम जाने की बात कहता है और सुजाई भी वहां पहुंच जाती है। एक्वेरियम में सुजाई गाइड बनकर मछलियों के बारे में बताती है। तभी एक बच्चा डरकर रोने लगता है कि सुजाई मछलियों को खा जाएगी। लू रंग बच्चे को संभालता है और बाद में वो बच्चा लू रंग का हाथ पकड़ने की जिद करता है। बच्चे की माँ खुश होकर उन्हें किचन के बर्तनों के आकार की मैचिंग किचन देती है, जिसे सुजाई अपने पेंसिल बॉक्स में लगा लेती है। अगले दिन स्कूल के बाद सुजाई और लू रंग का ट्यूशन सेशन होता है। इसके बाद स्कूल ट्रिप की तैयारी शुरू होती है। जियांग भी साथ जाने वाली होती है और सुजाई इस बात से बेहद खुश होती है कि लू रंग भी ट्रिप पर चल रहा है। अगली सुबह लू रंग रेलवे स्टेशन पर सबका इंतजार कर रहा होता है। वो सुजाई को बार बार फोन करता है पर उसका फोन साइलेंट या अनपिक रहता है क्योंकि वो सोकर उठी नहीं होती। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि ट्रेन छूट चुकी है। वो तुरंत बस से जाने का फैसला करती है और लू रंग को मैसेज करती है, मैं सो गई थी, मेरी ट्रेन छूट गई है, मैं बस से आ रही हूँ, मेरा इंतजार मत करना। सुसाई को बस से अपनी मंजिल तक पहुँचने में पूरे 7 घंटे लग जाते हैं, जबकि लू रंग पहले ही वहाँ पहुँचकर होटल में चेक इन कर चुका होता है। जैसे ही लू रंग को सुजाई का मैसेज मिलता है कि वह पहुँच गई है, वो फौरन उसे लेने बस स्टैंड की तरफ निकल पाता है। गुरांग भी उसके साथ हो लेता है। बस से उतरते ही सुशाई के पास लूरांग दौड़कर पहुंचता है और गुरांग बाकी का सामान संभाल लेता है। होटल पहुंचने पर उन्हें अलग अलग कमरे मिलते हैं। जियांग एक कमरे में होती है और सुशाई दूसरे में। सुशाई जैसे ही अपने कमरे में जाती है उसे पता चलता है कि उसकी रूममेट दूसरे स्कूल की एक लड़की है जो वहाँ एग्जाम देने आई है। रूममेट सुशाई से पूछती है कि वह कहाँ से है और स्कूल का नाम सुनते ही वो उत्साह से पूछती है, क्या तुम तुम्हारे स्कूल के उस सुपर फेमस लड़के लूरांग को जानती हो? सुशाई जवाब देती है, हाँ मैं उसे जानती हूँ। रूममेट दीवानी होकर कहती है, उसके पीछे तो कितनी लड़कियां पागल होंगी, पता नहीं उसकी लाइफ में कोई स्पेशल लड़की है भी या नहीं। सुशाई अजीब सी मुस्कान के साथ कहती है, बहुत सी लड़कियां उसे पसंद करती हैं। हाँ। फिर वह पूछती है, क्या तुम उसे जानती हो? रूममेट बताती है, हम मिडिल स्कूल में साथ थे, हालांकि मुझे शक है कि उसे मेरा नाम याद होगा। हम दोनों कल एक ही फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं। यह सुनकर कि कोई और लड़की भी लूरांग के अतीत से जुड़ी है, सुशाई के मन में अचानक जलन की लहर दौड़ जाती है। वह तुरंत लूरांग को मैसेज करती है, क्या तुम अपने मिडिल स्कूल की इस लड़की को जानते हो? लूरांग जवाब देता है, हाँ शायद जानता हूँ। सुशाई का दिल बैठ जाता है, लेकिन तभी लूरांग उस लड़की के पुराने मार्क्स के बारे में कुछ ऐसा कैजुअली कह देता है जिससे सुशाई को समझ आ जाता है कि लूरांग को उस लड़की का बमुश्किल ही कुछ याद है। यह बात सुनकर सुशाई का मूड पल भर में ठीक हो जाता है। अगले दिन एग्जाम खत्म होने के बाद सुशाई जैसे ही परीक्षा केंद्र से बाहर आती है, उसे लूरांग बाहर खचा मिलता है। वह पूछती है, क्या तुम सच में सिर्फ मेरे लिए यहाँ इंतजार कर रहे थे? बाकी सब कहाँ है? तभी बाकी के दोस्त पास से अचानक सामने आ जाते हैं और आवाज लगाते हैं, अरे यहाँ देखो। सुशाई माची मांगते हुए हंसती है, सॉरी दोस्तों, तुम तो जानते हो मेरी नजर थोड़ी कमजोर है। तभी सुशाई की रूममेट अपने पापा के साथ बाहर आती है। उसके पापा लूरांग को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, जब इसने कहा था कि तुम यहाँ हो तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था। फिर वे सुझाव देते हैं, चूंकि तुम सब बच्चे यहाँ हो तो तुम्हें साथ में घूमना चाहिए, इसे यहाँ की सबसे अच्छी जगह है पता है, क्योंकि यह अक्सर यहाँ आती है। लूरांग मान जाता है और सब घूमने निकल पाते हैं। लेकिन घूमते घूमते लूरांग ज्यादातर अपनी पुरानी मिडिल स्कूल की क्लासमेट से ही बातें करने लगता है, जिससे सुशाई खुद को अकेला महसूस करती है। आखिरकार सुशाई अपने जूते में कुछ बहाना बनाकर पीछे रह जाती है और एक बेंच पर बैठ जाती है। जब ग्रुप बिना ध्यान दिए आगे निकल जाता है तो सुशाई मन ही मन खुद पर तरस खाते हुए सोचती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी जब वो उदास बैठी होती है, लूरांग अचानक हाथ में मीठी जेली का कप लेकर वापस आता है और उसे थमा देता है। हैरान और भावुक होकर सुशाई पूछती है, तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? लूरांग जवाब देता है, मेरा मन नहीं किया। फिर वह पूछता है, क्या तुम मेरे साथ घूमना चाहोगी बस हम दोनों? यह सुनकर सुशाई का चेहरा खुशी से खिल उठता है। बाकी का पूरा दिन वे अलग अलग जगहों पर घूमते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं और एक दूसरे की कैंडिड तस्वीरें खींचते हैं। बाद में जब वे होटल लौटते हैं तो जियांग सुशाई से शिकायत करती है, तुम्हें तो पूरा दिन उसके साथ घूमने को मिला और मैं यहाँ फालतू बैठी रही। उस रात बाद में सुशाई जियांग के कमरे में जाने का फैसला करती है। रास्ते में वह देखती है कि लूरांग बाहर अपनी पुरानी मिडिल स्कूल की क्लासमेट के साथ
खशा है। यह देखकर सूझाई मुड़ने लगती है, लेकिन लू रांग उसे देख लेता है और आवाज लगाता है, मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था। वह दूसरी लंग की समझदारी दिखाते हुए खुद ही वहाँ से चली जाती है और कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, तुम दोनों आराम से बात करो। लू रांग और सूशाई जियांग के कमरे में जाते हैं। सूशाई अपना सामान निकालने लगती है, जबकि लू रांग चुपचाप दरवाजे के पास खशा रहता है। सूशाई छेते हुए कहती है, वहाँ बाहर क्यों खसे हो, अंदर आओ ना। वो सफाई देता है, मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं, बस तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लाया हूँ ताकि इस कड़ाके की ठंड में तुम्हें सर्दी न लगे। यहाँ के हीटर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। सूशाई चमकते चेहरे के साथ दवा ले लेती है और लू रांग अपने कमरे की तरफ लौट जाता है। थोड़ी ही देर बाद जियांग की रूममेट वापस आती है और सूजाई के पेंसिल केस पर टंगा किचन के बर्तनों वाला किचन देख लेती है। अरे, रूममेट कहती है, मैंने बिल्कुल यही किचन लू रांग के बैग पर भी देखा है। क्या तुम दोनों कुछ खास हो? सूजाई हकलाते हुए कहती है, न नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने इसे बस एक्वेरियम से लिया था। ये आम किचन है जो सबके पास होते हैं। रूममेट मुस्कुराते हुए समझदारी से कहती है, मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। सूशाई चुप हो जाती है। रूममेट हंसती है और कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैंने कुछ ज्यादा ही रोमांस नॉवेल पाल ली है, पर अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें अपनी बात कह देनी चाहिए। अगली सुबह सबको अपने घर लौटने का समय हो जाता है, तो रूममेट अलविदा कहते हुए सुकाई को आंख मारती है और फुसफुसाती है, अगर सच में पसंद करती हो तो अपना कदम आगे बढ़ाओ। ट्रेन में सब अपनी सीटों पर सेट हो जाते हैं और नींद में बातें करने लगते हैं। जैसे ही सुशाई को नींद आने लगती है, वह अपनी आंखें खोलकर एक सेकंड के लिए सामने सो रहे लू रांग को देखती है, और जैसे ही वह दोबारा आंखें बंद करती है, लू रांग अपनी आंखें खोलकर चुपचाप उसे सोते हुए देखने लगता है। तभी फेंग और बाकी सब ओर से चिल्लाकर ऐलान करते हैं, अब कयामत का दिन आ गया है। इंटरनेट की एक अजीब सी अंधविश्वास भरी बात पर यकीन करते हुए कि आज दुनिया खत्म हो जाएगी, वे उल्टा काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है, सूशाई आंखें बंद करके दुनिया के खत्म होने का इंतजार करती है। ठीक उसी पल लू रांग आगे झुकता है और प्यार से सूशाई के कान में ईयरबड लगा देता है, ताकि वह डर के मारे सब कुछ भूलकर संगीत में खो जाए। कुछ ही सेकंड बाद सबको एहसास होता है कि दुनिया खत्म नहीं हुई है और वे राहत की सांस लेते हुए खुशी मनाने लगते हैं। स्कूल में एग्जाम का दिन आ जाता है। सब आखिरी समय तक पागलों की तरह रट्टा मारते हैं और एक दूसरे को गुड लक कहते हैं। सूशाई लू रांग को गुड लक विश करती है और वो भी बदले में ऐसा ही कहता है। एग्जाम के बाद घर लौटते वक्त सूशाई को ठंड लगती है, तो लू रांग अपने ग्लव्स उतारकर उसे पहनने को दे देता है। यह देखकर सूशाई बहुत खुश होती है, लेकिन वह उसे याद दिलाती है, अब से तुम पूरे 1 महीने के लिए चले जाओगे, पर मैं नहीं चाहती कि हम बातचीत बंद कर दे और मिलने पर अजनबी लगे। मैं तुम्हें मैसेज करती रहूंगी। लू रांग मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे मैसेज का जवाब दूंगा। खुशी से झूमती हुई सूजाई उसे बाय कहती है और घर निकल पड़ती है। जल्द ही नया साल आ जाता है और सूशाई के घर समेत हर जगह तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस व्यस्त रूटीन के बीच भी सूशाई लू रांग से लगातार चैट करती रहती है। वह उसे मैसेज करती है, मैं इस वक्त अपने पेरेंट्स के साथ मोमोज डम्पलिंग्स बना रही हूँ, तुम्हें भी बनाने आते होंगे, तुम तो शायद बहुत अच्छे बनाते होगे। दूसरी तरफ लू रांग अपने होम टाउन में अपने पेरेंट्स के पास गया होता है। जब वह नीचे आता है और अपने छोटे भाई को पेरेंट्स के साथ मोमोज बनाते देखता है, तो वह सूशाई के मैसेज को देखकर मन ही मन सोचता है, नहीं, मुझे नहीं आते और मैं घर के कामों में कभी हाथ नहीं बंटाता। लू रांग अपने छोटे भाई से चिढ़ता है क्योंकि वह पचाई में बहुत तेज है और उसके पेरेंट्स हमेशा उसी की तारीफ करते रहते हैं। तभी लू रांग का छोटा भाई उसके पास आता है और कहता है, क्योंकि तुम अपने अंकल के घर रुके हो, मम्मी ने कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए ताकि मैं तुम्हारा स्कूल देख सकूं। मैंने सुना है वो बहुत अच्छा स्कूल है, वैसे भी वहाँ तुम्हारा कोई दोस्त तो है नहीं, तो मेरा जाना तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा। लू रांग गुस्से में चिल्लाता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मेरे पहले से ही दोस्तों के साथ प्लान है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। इधर घर पर सुशाई अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है, तभी उसके पापा बताते हैं, मेरी माँ का फोन आया था और उन्होंने हमें नए साल का जश्न मनाने के लिए बुलाया है। सुशाई उदास होकर कहती है, अरे अचानक दादी की बात कहाँ से आ गई? उसकी मम्मी याद दिलाती है, तुम्हें याद नहीं, जब तुम छोटी थी तो वह तुम्हें हर सुबह जल्दी उठा देती थी। सुहाई जाने से साफ मना कर देती है, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी मम्मी ने घर पर त्योहार के लिए पहले ही बहुत तैयारी कर रखी है। लेकिन जैसे ही जियांग सुनती है कि उसके पापा उसी होम टाउन का नाम ले रहे हैं जहाँ इस वक्त लू रांग रुका है, वह तुरंत बीच में बोल उठती है, अरे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके पेरेंट्स हैरानी से उसे देखने लगते हैं, समझ नहीं पाते कि उसने इतनी जल्दी अपना इरादा कैसे बदल लिया। सुशाई विरोध करती है, पापा आप जानते हैं कि वो मेरे जन्मदिन से पहले मुझे कैसे उठाती थी, हम इस समय दादी के पास कैसे जा सकते हैं, खासकर तब जब दादी का जन्मदिन भी है। इसी बहाने सुशाई भागकर अपना सामान पैक करने चली जाती है। अपने कमरे में पहुंचकर वो लू रैंग को फोन करती है और छहते हुए कहती है, मैं अभी तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ। थोड़ी देर उससे सवाल जवाब करने के बाद वह बड़ा धमाका करती है, मैं कल तुमसे मिलने आ रही हूँ और तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगी। लू रैंग हैरानी से पूछता है, क्या तुम मेरे होम टाउन आ रही हो? वो जवाब देती है, हाँ। क्यों, क्या मैं नहीं आ सकती? मेरी दादी ने हमें बुलाया है, इसलिए हम सब उधर ही आ रहे हैं। वह मजाक में पूछती है, क्या तुम खुश हो? जब लू रैंग कुछ नहीं बोलता तो वो मनाती है, मुझे पता है तुम खुश हो, अगर नहीं हो तो बता दो, शर्माओ मत। लू रैंग उसकी इस बकबक पर बस हंस देता है और बिना कोई सीधा जवाब दिए उसे
शुभ रात्रि कह देता है, जिससे सुशाई वैसे ही खुशी से मुस्कुराने लगती है। अगले दिन सुशाई और उसका परिवार 4 घंटे की ड्राइव के बाद निकल पाते हैं। लू रांग के घर पर उसका छोटा भाई लिविंग रूम के बीचों बीच बैठा होता है और उसके आंटी अंकल उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वे लू रांग के बारे में पूछते हैं। लू रांग ऊपर से नीचे आता है, वह उसे औपचारिकता निभाता है और पानी पीने किचन में चला जाता है। पानी पीते वक्त वह सुनता है कि उसके पेरेंट्स फुसफुसा रहे हैं कि उसके मार्क्स अभी भी अच्छे नहीं आते, फिर भी वह उसी स्कूल में जाने की जिद करता है। जब लू रांग वापस ऊपर जाते वक्त उनके पास से गुजरता है तो उसकी मम्मी कहती है, बाद में अपने भाई को लाइब्रेरी ले जाना और उससे कुछ दोस्त बनाने में मदद करना। लू रांग के शब्दों में जवाब देता है, मेरे दोस्तों के साथ पहले से प्लान है, इसलिए मैं नहीं जा सकता, और अपने कमरे में चला जाता है। ऊपर आकर वो अपना फोन चेक करता है और सुशाई के कई सारे मैसेज पाता है जिनमें लिखा होता है, मैं पहुंच गई हूँ, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। लेकिन सुशाई की सुकून भरी नींद तब टूट जाती है जब उसकी मम्मी कमरे में अपने छोटे काइन को लेकर आ जाती है, जिसके पेरेंट्स बाहर गए होते हैं। उसकी मम्मी हुक्म देती है, इसे बाहर ले जाओ, कुछ जरूरी सामान लाना है। सू मैं झुंझलाकर कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने दो। उसकी मम्मी हित करती है, अगर अभी सो जाओगी तो रात को नींद नहीं आएगी, और उसे धक्का देकर बाहर भेज देती है। घर वाले कैजुअल कपड़े पायजामा पहने ही सुशाई घसीटते हुए लोकल मार्केट पहुंचती है, जहाँ भारी सेल लगी होती है। सुशाई तुरंत कुछ सामान खुद के लिए लेने का फैसला करती है, लेकिन उसका छोटा केन उसे मना करता है। उसकी अनसुनी करके सुशाई भी में कूद पड़ती है और अपनी पसंद की चीज के लिए बाकी खरीदारों से लड़ने लगती है और दोनों में जोरदार बहस शुरू हो जाती है। इस चीख पुकार के बीच अचानक लू रांग प्रकट हो जाता है। उसे देखते ही सुशाई एकदम से फ्री हो जाती है, चीज छोड़ देती है और सीधी होकर खजी हो जाती है। जब वे साथ चल रहे होते हैं तो सुशाई झेंपते हुए बुदबुदाती है, जानते हो मैं आम तौर पर ऐसे पायजामे पहनकर बाहर नहीं घूमती। उसका छोटा किन बीच में बोल पड़ता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम यही सेम पायजामे पहन रही हो। सुशाई जल्दी से उसे चुप कराती है और लू रांग अपनी हंसी छुपा लेता है। आखिरकार वे उसके घर पहुंचते हैं और सुशाई उसे अंदर बुलाती है। लू रांग झिझकते हुए पूछता है, क्या मुझे वापस नहीं जाना चाहिए? सुशाई भरोसा दिलाती है, नहीं, थोड़ी देर के लिए अंदर आओ। जैसे ही वह उसे अंदर ले जाती है, पापोस की आंटी लोग उन्हें साथ देख लेती हैं। बात आग की तरह फैल जाती है और जब तक वे दरवाजे पर पहुंचते हैं, उसके पेरेंट्स स्वागत के लिए पहले से खड़े होते हैं। उसके पापा हाथ में पूछा लिए आंखें सिकोकर पूछते हैं, तुम कौन हो? जब लू रांग अपना नाम बताता है तो पापा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे लू रांग! सुशाई जल्दी से सफाई देती है, पापा यही तो मुझे मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। ये सुनकर उसकी मम्मी गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए दौड़कर आती हैं और लू रांग को हंसते हुए अंदर ले जाती हैं। उधर सुशाई भागकर अपने कमरे में जाती है और अपनी शक्ल सूरत पूरी तरह बदल लेती है। छुट्टी के दौरान उसने कभी खुद को इतना क्यूट नहीं सजाया था। उसके पेरेंट्स और रिश्तेदार उसे इस हाल में देखकर हैरान रह जाते हैं कि इसे अचानक क्या हो गया है। जब परिवार वाले नाश्ता लाने बाहर जाते हैं तो सुशाई की मम्मी प्यार से लू रांग को ठीक उसके बगल में बिठा देती है। उस रात सुशाई के पेरेंट्स अपने कमरे में बातें कर रहे होते हैं और उसकी मम्मी कहती है, मैंने हमेशा सपना देखा था कि मेरा एक ऐसा बॉयफ्रेंड हो जो तुम्हें पढ़ाए और तुम्हें सच में समझे, पर मुझे कभी मिला नहीं। उसके पापा गर्व से मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम मिल तो गई ना? उसकी मम्मी मुस्कुराते हुए आंखें घुमाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुशाई और उसका परिवार घर लौटने की तैयारी करते हैं और उसकी दादी उन्हें कई सारे गिफ्ट देकर विदा करती है। सबके घर लौटने के बाद जियांग के पापा उसके पास आते हैं और कहते हैं, जिस डॉक्टर ने तुम्हारी दादी की इतनी अच्छे से देखभाल की थी वह यहीं पास में रहते हैं, मुझे उनके घर कुछ सामान पहुंचाना है, मेरे साथ चलो। जियांग आह भरती है, पापा मान लो ना कि आप मुझसे कुली का काम करवाना चाहते हो। पापा के साथ चलते वक्त वो गुरांग से फोन पर बात कर रही होती है, मेरे पापा मुझे जबरदस्ती उस डॉक्टर के यहाँ सामान पहुँचाने ले जा रहे हैं जिन्होंने मेरी दादी का इलाज किया था। वह बकवास करती जाती है। उसे वरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो सीधे गुरांग के घर की तरफ जा रही है और गुरांग जो फोन के दूसरे छोर पर है उसे भी नहीं पता कि वह उसके दरवाजे पर आ रही है। जब वे पहुँचते हैं दरवाजे खुलते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर बुरी तरह चौंक जाते हैं। तुम पेरेंट्स बैठकर बातें करने लगते हैं। रात को सोने का समय हो जाता है। जियांग अपने घर जा चुकी है और लड़के ये तय करने में लगे हैं कि सोना कैसे है। जब वे एक ही गद्दे पर कसकर एक दूसरे से चिपक कर लेटते हैं तो गुरान ऑक्टोपस की तरह हर किसी से लिपट जाता है। जब गुरान अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो उसकी नजर बालों में क्लिप लगाए एक लड़की पर पड़ती है और वह टिप्पणी करता है, अरे जियांग भी बिल्कुल ऐसी ही क्लिप लगाती है, लेकिन वह उसमें बहुत ज्यादा प्यारी लगती है और उस पर यह खूब फपती है। ये सुनकर उसके दोस्त मुड़कर उसे हैरानी से घूरने लगते हैं, जिससे वह तुरंत अपनी बात बदलते हुए सफाई देता है, मेरा मतलब था। उसका चेहरा थोड़ा चौड़ा है इसीलिए वह क्लिप ज्यादा उभर कर दिखती है। देर रात जब वे स्कूल से वापस लौट रहे होते हैं और सुजाई पीछे पीछे आ रही होती है तो गुरान पूछता है, जियांग कहाँ है? कोई जवाब देता है, उसे स्कूल का कुछ काम पूरा करना था। यह सुनकर गुरान को अचानक याद आता है, ओह मेरी होमवर्क नोटबुक तो अभी भी क्लासरूम में ही छूट गई है, मुझे वापस जाकर उसे लाना होगा। इस बीच जियांग छुपकर शिनचाओ की क्लासरूम में घुसती है और चुपचाप डेस्क तलाशने लगती है, जब तक कि आखिरकार उसे उसकी डेस्क मिल ही जाती है। वह हाथ से बने कागजी सितारों से भरी हुई कांच की बोतल बाहर निकालती
करती है ताकि उसे सीधे उसकी डेस्क पर छोड़ सके। तभी गुरान चुपचाप उसके पीछे आकर उसे डरा देता है, जिससे वह ऐसे उछल पड़ती है जैसे किसी टीचर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। वह घूमकर झिझकते हुए पूछती है, तुम यहाँ आखिर क्या कर रहे हो? गुरान पलटकर जवाब देता है, यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। चारों तरफ देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि वह यहाँ शिन चियाओ के लिए कोई कन्फेशन गिफ्ट छोड़ने आई थी। ठीक उसी पल शिन चियाओ की नोटबुक का एक बंडल डेस्क से नीचे गिर जाता है और कागज चारों तरफ बिखर जाते हैं। उन बिखरे हुए पन्नों में विदेश में पढ़ाई करने का एक आधिकारिक एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है। उसे देखकर जियांग का दिल बैठ जाता है और उसे एहसास होता है कि शिन चियाओ देश छोड़कर जा रहा है। अगले दिन स्कूल में ये खबर फैल जाती है कि शिन चियाओ विदेश शिफ्ट हो रहा है। सुजाई को बड़ा दुख होता है जब वह देखती है कि जियांग का दिल कितना टूट चुका है। उसी दिन बाद में जियांग गुरान के लिए विदाई तोहफे के तौर पर स्कूल में एक लाइटर लेकर आती है। इत्तेफाक से एक सहपाठी होमवर्क नोटबुक इकट्ठा करने के लिए वहाँ आती है। जब सुजाई अपनी नोटबुक आगे बढ़ाती है तो गलती से पन्नों के बीच जियांग का कन्फेशन लेटर भी फिसल जाता है। कुछ ही पल बाद अपनी इस बड़ी गलती का एहसास होने पर सुजाई और जियांग घबरा जाती है और नोटबुक के बंडल के पीछे भागती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वह ढेर पहले ही टीचर की डेस्क पर पहुंचाया जा चुका होता है। इस बीच लू रंग को कॉपियां जांचने में मदद करने का काम सौंपा जाता है। उसके पास बैठी एक दूसरी लड़की काम करते करते लगातार बड़बड़ा रही होती है। तभी सुजाई अपनी नोटबुक वापस लेने के लिए डेस्क के पास आती है। लू रंग के चेहरे पर तनाव को देखकर वह मान लेती है कि उसने जरूर वह खत पढ़ लिया होगा। झिझकते हुए वह पूछती है, क्या तुमने कुछ देखा? लू रंग ठंडे लहजे में जवाब देता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने तो बस तुम्हारी कवर पर लिखा एक बहुत बड़ा नाम देखा है। बाद में सुजाई और जियांग शिनचियाओ के साथ बात कर रही होती है। तभी लू रंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ से गुजरता है। गुरान इशारा करते हुए कहता है, अरे क्या वो वही गिटार बजाने वाला लड़का नहीं है? ये सुनकर लू रंग कड़ियों को आपस में जोड़ लेता है और पूरी तरह मान लेता है कि सुजाई की भावनाएं शिनचियाओ के लिए है। उसी पल से सुजाई के प्रति लू रंग का रवैया बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। उनकी फिजिकल एजुकेशन क्लास के दौरान वह अपनी चेकिंग की जिम्मेदारी किसी दूसरे टीचर को सौंपकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब वह उसके फिजिकल एजुकेशन टेस्ट के नंबर गिनता है तो जानबूझकर उसके नंबर काट लेता है और बड़बड़ाता है, जो तुमने ठीक से पूरे नहीं किए वे काउंट नहीं होंगे। सुजाई हैरान और आहत रह जाती है। वह तो मेरा दोस्त है, आखिर वह मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहा है? उसी दिन बाद में घर वापस लौटते समय सुजाई पूछती है, क्या आज कुछ बुरा हुआ है? तुम्हारा मूड बहुत खराब रहा है। लू रंग अपना हाथ उठाकर अपनी गर्दन के पीछे सहलाता है और एक कटी कटी सी मुस्कान के साथ हकलाते हुए कहता है, नहीं, सब ठीक है। उसे गर्दन के पीछे हाथ लगाते देख सुजाई को तुरंत उसका पुराना राज याद आ जाता है। जब भी वह झूठ बोलता है वह हमेशा ऐसा ही करता है। गुस्से से भरी वह सीधे उससे सवाल करती है, रुको, क्या तुम उस खत की वजह से ऐसा बर्ताव कर रहे हो? मैं यह बात बिल्कुल साफ कर देती हूँ कि वह खत मेरा नहीं था। क्या तुम सच में एक ऐसे खत से जल रहे हो जिसका मुझसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है? क्या इसीलिए तुमने आज क्लास के दौरान मेरे साथ इतनी सख्ती से पेश आए? अगर तुम्हें सच में ये लगता था कि मैंने किसी और को लव लेटर लिखा है तो तुम्हें बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए था। इसके अलावा मुझे इतने लंबे समय तक पढ़ाने के बाद तुम्हें मेरी लिखावट जुबानी याद होनी चाहिए। अगर यकीन नहीं है तो जाकर मेरी असली हैंडराइटिंग देख लो। गुस्से में ये सब कहकर वह उल्टे पांव लौट जाती है और वहाँ से चली जाती है। लू रंग वहीं अकेला खड़ा रह जाता है और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक राहत भरी मुस्कान फैल जाती है। जब वह घर पहुँचता है उसके चेहरे से मुस्कान हट नहीं रही होती। उसके चाचा कमरे में आते हैं, देखते हैं कि वो आज कुछ ज्यादा ही खुश है और डेस्क पर सुजाई की टेक्स्ट बुक रखी हुई है तो वो चुपचाप मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस बीच स्कूल वापस लौटकर शिन चियाओ जियांग को अपने आने वाले म्यूजिकल परफॉर्मेंस का टिकट देता है, जिससे जियांग का दिल इस मीठे भ्रम में झूम उठता है कि उसने उसे खुद व्यक्तिगत रूप से बुलाया है। हालांकि वह जल्दी कुछ सहपाठियों को बात करते हुए सुन लेती है और उसका दिल बैठ जाता है जब उसे एहसास होता है कि शिन चियाओ ने उसे अकेला नहीं चुना था, उसने तो पूरी क्लास में टिकट बांटे हैं। परफॉर्मेंस के दौरान उस पर अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब जियांग ये सोचने में परेशान रहती है कि क्या पहना जाए। वह गुरान को शॉपिंग पर घसीट कर ले जाती है, सीधे एक शू स्टोर में घुसती है और हाई हील्स की एक बिल्कुल नई जोड़ी खरीद लेती है। ऐसे जूते जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पहने थे। जैसे ही वो उन्हें पहनकर बाहर कदम रखती है वह बुरी तरह लड़खड़ा जाती है और सहारे के लिए गुरान पर भारी पड़ने लगती है। यह एहसास होते ही कि वह 2 कदम भी नहीं चल सकती और तुरंत अपने आरामदायक स्नीकर्स वापस पहन लेती है। गुरान अपना सिर हिलाता है और ताना मारता है, अगर तुम इनमें चल तक नहीं सकती तो इन्हें खरीदा ही क्यों था? और मैं शर्त लगा सकता हूँ तुमने इन्हें सिर्फ शिन चियाओ के लिए ही लिया था, है ना? जियांग गुस्से और शर्म से लाल हो जाती है और कहती है, अगर तुम्हें पहले से ही पता है तो पूछते क्यों हो? अगला दिन आ जाता है और शिन चियाओ के म्यूजिकल परफॉर्मेंस की रात आ जाती है। जब जियांग वेन्यू पर पहुंचती है तो गुरान उसे देखकर देखता ही रह जाता है कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है। म्यूजिकल के लिए सभी लोग अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। शो शुरू होने का इंतजार करते हुए जियांग उत्साह से गुरान से बातें करती है और उस दिन को याद करती है जब शिन चियाओ ने उसे साइकिल पर घर छोड़ा था। इस बीच आइल की दूसरी तरफ गुरान को वह दिन याद आता है जब उसने जियांग से कहा था कि वह बास्केटबॉल लेने जाने तक उसका इंतजार करे, लेकिन जब वो वापस लौटा तो पाया कि वो उसके बिना
सुना ही जा चुकी थी। यह एहसास कि उसने उसके लिए इंतजार नहीं किया उसके चेहरे पर एक कड़वी निराशा भरी भाव ले आता है। हालांकि वो इस बारे में चुप रहता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद गुरान तुरंत जियांग की बाह पकड़ता है और उसे खींचकर बैकस्टेज ले जाता है जहाँ शिनशियाओ खड़ा है। उसे आगे धकेलते हुए गुरान फुसफुसाता है, जाओ मुझसे बात करो। लड़खड़ाते हुए आगे बढ़कर जियांग अपनी आवाज ढूंढती है और शिनशियाओ को उसके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देने में कामयाब हो जाती है। फिर वो अपने बैग में हाथ डालती है, उसके लिए लिखा गया दिल से भरा खत बाहर निकालती है और उसे थमा देती है। शिनशियाओ लिफाफा लेता है, उस पर एक नजर डालता है और गर्मजोशी से मुस्कुराता है, जानती हो तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो। जब भी मेरी छोटी बहन मुझसे कुछ कहना चाहती है तो वह भी हमेशा मुझे ऐसे ही खत लिखती है। ये शब्द किसी शारीरिक वॉर की तरह चुभते हैं। जियांग की छाती भींज जाती है जब उसे एहसास होता है कि वह उसे एक छोटी बहन से बढ़कर कुछ नहीं समझता। अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हुए वह हकलाती है, ओह मुझे अभी पता चला कि इसमें वैसे भी बहुत सारी व्याकरण की गलतियां हैं। लाओ इसे मुझे वापस दे दो, मैं इसे दोबारा लिखकर अगली बार तुम्हें दूंगी। वो खत चपट कर वापस ले लेती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। टूटे दिल और अपमानित महसूस करती हुई जियांग बाहर एक सुनसान बेंच पर अकेली बैठ जाती है, आंसुओं को रोकते हुए अपने जूते उतार फेंकती है। गुरान चुपचाप उसके पास आता है, उसे आरामदायक चप्पलों की एक जोड़ी थमाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वह कहता है, तुम्हें किसी के लिए भी खुद को बदलने की कभी कोई जरूरत नहीं है। जैसी तुम हो बिल्कुल वैसी ही अद्भुत हो, इसलिए दर्द भरे हील्स पहनना बंद करो और उन स्नीकर्स पर टिके रहो जो तुम्हें खुशी देते हैं। जो सही इंसान होगा वह तुम्हें वैसे ही सराहेगा जैसी तुम हो और खुद तुम्हारे पास आएगा। उसकी इस अप्रत्याशित रूप से कोमल बातों को सुनकर जियांग के मन में एक सुकून भरी गर्माहट दौड़ जाती है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान वापस आ जाती है। इसके बाद जब वे साथ में घर लौट रहे होते हैं तो गुरान का मूड बहुत अच्छा होता है। जियांग उसके इस हंसमुख मूड को नोटिस करती है और पूछती है, तुम एक पागल की तरह क्यों ग्रीनिंग कर रहे हो? गुरान हंसता है, मैं बस इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लेट नाइट स्नैक खाने वाले हैं। उसकी इस बचकानी उत्सुकता को सुनकर जियांग जोर से हंस पड़ती है। अगले दिन शिनशियाओ को विदेश जाते वक्त अलविदा कहने के लिए सब लोग एयरपोर्ट पर इकट्ठा होते हैं। शिनशियाओ को देखकर जियांग भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है और उसे विदाई के तोहफे के तौर पर हाथ से बना हुआ कागजी सितारा देती है, जिसे वह शुक्रगुजार होकर स्वीकार कर लेता है। गुरान की तरफ मुड़कर शिनशियाओ मुस्कुराता है और कहता है, अगली बार मिलने से पहले वो मैच्योर हो जाना। गुरान पलटकर जवाब देता है, मैं पहले से ही मैच्योर हूँ। गुरान आंखें घुमाता है, जियांग की तरफ एक तिरछी नजर डालता है और शिनशियाओ के रवाना होने के साथ ही अंतिम अलविदा कह दिया जाता है। अचानक उन्हें याद आता है आज उनके आधिकारिक परीक्षा परिणाम आने वाले दिन है। वे घबराकर तुरंत स्कूल की तरफ भागते हैं। नोटिस बोर्ड पर पहुंचकर सुजाई पागलों की तरह लू रंग का नाम तलाशती है। जब उसे उसका अंग्रेजी का स्कोर एक चौंका देने वाला 95 अंक दिखाई देता है तो वो खुशी से हाँफ उठती है और दौड़कर उसके पास जाती है। खिलखिलाते हुए कहती है, तुम्हें 95 मिले हैं। ये परीक्षा बहुत ज्यादा कठिन थी और अकेले पास होना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन तुमने बहुत सुधार किया है। तभी एक सहपाठी उनके पीछे आता है और हंसता है, अरे क्या तुम लोगों ने सुना? प्रकृति के किसी अजीब अजूबे ने अंग्रेजी में 137 अंक हासिल किए हैं। कौन इतनी मेहनत से पढ़ाई करता है? सुजाई आसानी से जवाब देती है, खैर तुम्हें अपनी तुलना किसी प्रमाणित जीनियस से नहीं करनी चाहिए। जियांग उनके बगल में प्रकट होती है और घोषणा करती है, सुजाई अंदाजा लगाओ, वो जीनियस कोई और नहीं तुम खुद हो। ये सुनकर सुजाई अविश्वास में सुन्न पड़ जाती है और जैसे ही सच्चाई उसके जहन में उतरती है उसके मुंह से एक सांस रोक देने वाली खुशी भरी हंसी निकल पड़ती है। दोस्तों का समूह लू रंग का नीचे इंतजार कर रहा था। आने वाली ट्रिप को लेकर हर कोई बहुत उत्साहित था। जब वे खूबसूरत तटीय शहर पहुंचे तो समूह के पास एक दूसरे के साथ बिताई कई खुशहाल यादें थीं। उन्हें एहसास हुआ कि दोस्तों के साथ घूमना वाकई बहुत मजेदार होता है। अचानक जियांग को पता चला कि उसका बटुआ वॉलेट खो गया है। उसके अंदर वो सारे पैसे थे जो समूह ने ट्रिप पर खर्च किए थे। जियांग घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपना बटुआ कहाँ गिरा दिया है। क्योंकि जियांग को अपना बटुआ नहीं मिला इसलिए उसे सभी के लिए बुरा महसूस हुआ। गुरान ने उसे समझाया कि अब और उदास न हो क्योंकि इंसानी याददाश्त सीमित होती है, इसलिए जियांग को इसका इस्तेमाल अच्छी यादों को सहेजने के लिए करना चाहिए। आखिरकार जियांग का मूड बेहतर हो गया। इसी समय सुजाई को सहयोगियों की भर्ती करने वाला एक पर्चा फ्लायर मिला। समूह ने पैसे कमाने के लिए इसके लिए साइन अप करने का फैसला किया। गुरान और जियांग को पर्चे बांटने का काम सौंपा गया। लू रंग का समूह बैकस्टेज का प्रभारी था। इसी समय आयोजन समिति की एक लड़की ने सुजाई से वापस जाकर बैग लाने को कहा, लेकिन सुजाई अंदर जाकर रास्ता भटक गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन वह जितना चलती गई उतनी ही ज्यादा खोती चली गई। बाहर लू रंग ने चिंता में सुजाई को फोन किया लेकिन वह उससे संपर्क नहीं कर पाया। पता चला कि सुजाई के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। वह घबराने लगी। अचानक लाइटें झिलमिला उठी। सुजाई डर गई और भागने लगी। किस्मत से उससे लू रंग मिल गया। सुजाई फूट फूट कर रो पड़ी और उसने उसे गले लगा लिया। सुजाई को इतना प्यारा देखकर लू रंग हंस पड़ा। इस बीच जियांग और गुरान सक्रिय रूप से पर्चे बांट रहे थे। हालांकि उनका काम ठीक से नहीं चल रहा था क्योंकि कोई भी पर्चा लेना नहीं चाहता था। गुरान ने काम पूरा करने का एक तरीका निकाल लिया। वो और
जियांग सड़क पर लेट गए और पर्चे बांटने लगे। अप्रत्याशित रूप से पर्चे बांटने का यह तरीका सबको पसंद आया और जल्द ही सारे पर्चे बंट गए। काम खत्म होने के बाद मैनेजर ने समूह को पैसे दिए, लेकिन रकम 30 युआन कम थी। मैनेजर ने कहा कि किसी ने गुरान के काम करने के तरीके की शिकायत की थी, इसलिए समूह के पैसे काट लिए गए। अब उनके पास पैसे तो थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कहाँ जाएं। अंत में समूह ने म्यूजिक फेस्टिवल के टिकट खरीदने का फैसला किया। उस रात जब लू रंग बालकनी में खड़ा था तो उसने सुजाई को देखकर खुशी महसूस की। उसने उसे नीचे आकर उसके साथ आइसक्रीम खाने के लिए आमंत्रित किया। इस समय लू रंग ने कहा कि उसका एक छोटा भाई है। सुजाई ने पूछा कि क्या वे दोनों एक जैसे दिखते हैं। लू रंग ने गर्व से कहा कि उसका छोटा भाई हर काम में अच्छा है और वह लू रंग से भी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन सुजाई को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे पूरा विश्वास था कि लू रंग ही ज्यादा हैंडसम होगा। और इसी के साथ इस ड्रामा का पार्ट 1 यही खत्म होता है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन करना न भूलें ताकि अगला पार्ट अपलोड होते ही आपको पता चल जाए।